Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा दिसंबर 2020 करंट अफेयर्स फॉर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। और आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स में। और इवन जनरल स्टडीज मैंने आपको बताया कि जो भी मैंने पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग पढ़ लीजिए, आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। बहुत ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप टेक्निकल में तैयारी कीजिए। टेक्निकल को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपका ये प्री में भी होगा आपका और मेंस में भी होगा। जनरल स्टडी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। तो परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। इवन आप लोग करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे। मैंने सारे पॉइंट सिर्फ और इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए यहाँ पे। आप पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, फिर एएस की आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी पॉइंट हो सकते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे करंट अफेयर्स के, मैंने सारे कवर किए हैं। क्लियर। तो अगर आप अभी तो आप लोग गेट के लिए पढ़िए अच्छी तरीके से, क्योंकि गेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। और इसके बाद आप लोग जनरल स्टडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जनरल स्टडी प्रिपरेशन के लिए मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। और मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी आपके अपलोड किए जाना टारगेट आईएएस पे। ठीक है। तो यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे आके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस को। जनरल स्टडीज के लिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और ये आपका करंट अफेयर्स होगा दिसंबर 2020। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ने। तो बेटा देखो, एक 1 ईयर का आप लोगों को करंट अफेयर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 1 जुलाई 2020 से लेके आपका 30 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आप लोग पढ़ लीजिए। क्लियर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके करंट अफेयर्स से। मैक्स टू मैक्स आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों ने ये नोट्स पढ़ लिए तो इसमें से आपको मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे करंट अफेयर्स से। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। और बहुत ज़्यादा एक चीज़ में आपको पीएचडी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लियर। पढ़ना ही है, डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल्स में जाना है। तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कहिए, आपके इंटरव्यू में आपसे टेक्निकली पूछा जाएगा अच्छी तरीके से। क्लियर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज टू कम अप ओवर चिनाब रिवर। तो आपका जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है वो आपका चिनाब रिवर बनने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसकी लेंथ ऑफ द स्पैन होगी आपकी ये 467 मीटर। और इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट इसकी अबाउट द सी लेवल 359 मीटर्स होगी। जैसे हमें यहाँ पे आईफल टावर का फिगर बना रखा है। यहाँ पे आईफल टावर का फिगर आप लोग देख रहे हैं। आईफल टावर की हाइट 324 मीटर है और इससे भी आपका ये 35 मीटर आपका हाइट इसकी एक्स्ट्रा होगी। क्लियर। तो ये आप बोल सकते हैं ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है टू ओवर द चिनाब रिवर। क्लियर। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर द रिवर चिनाब इन द जम्मू एंड कश्मीर विल बी रेडी बाय द नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पिक करिए यहाँ से, पॉइंट्स को पिक करिए, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको पिक करिए। तो आपकी चीज़ें आपको याद नहीं है एग्जाम में। ये आपका चिनाब रिवर पर बनने वाला है और ये जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगा। पूरी ये आपकी कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगा आपका इंडिया से। क्लियर। रेस्ट ऑफ द इंडिया, इट विल कनेक्ट द वैली विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया बाय द ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द 2022 तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। द ब्रिज हैज अ सेंट्रल स्पैन ऑफ 467 मीटर्स। 467 मीटर का आपका ये आपका सेंट्रल स्पैन है। इट and it is being built at a height of 359 meters from the above the bed level से आपका ये 359 मीटर हाइट है इसकी। the height of the Eiffel Tower in the Paris 324 meters। तो आईफिल टावर से भी आपका ये ऊंचा है। क्लियर। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप हाइट, चिनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट करेगा ये बहुत इजीली आपका इंडिया से। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका। चलिए, न्यू पार्लियामेंट, इसके बारे में आपको न्यूज़ में भी पढ़ा होगा आपने। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग ये देखने वाले, ये देख रहे हैं आपकी ये न्यू पार्लियामेंट की आपकी ये बिल्डिंग होगी आपकी ये। क्लियर। और इसका ये 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है आपका, ट्रायंगुलर शेप का होगा। और टोटल एरिया है आपका 64,500 स्क्वायर मीटर का होगा। और सीटिंग कैपेसिटी होगी आपकी 1224 MP से इसमें बैठ सकते हैं एक साथ में। और कॉस्ट 971 या 970 करोड़ के अप्रोक्सीमेट रही है। और टाटा ग्रुप्स लिमिटेड को इसका प्रोजेक्ट मिल चुका है। इसमें एस्टिमेटेड कंप्लीशन 2020 तक आपका ये
कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इससे रिलेटेड एक फिगर भी है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये वाला फिगर है न्यू सीट्स ऑफ पावर पार्लियामेंट की, देख सकते हैं। जैसे ट्रायंगुलर शेप का होगा आपका, ये टोटल एरिया होगा 64,500 स्क्वायर मीटर, और मेन स्पेयर्स होंगे आपके इसकी लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉबी। और थीम्स ऑफ द इंटीरियर, अगर लोकसभा का देखेंगे आप तो पीकॉक होगा, राज्यसभा का देखेंगे आप लोग तो लोटस होगा, और सेंट्रल लॉन्च का देखेंगे आप लोग तो ये बनियन ट्री होगा। ठीक है। तो न्यू ओल्ड कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है इसको, और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ा दी गई। जैसे लोकसभा की 888 सीट रखी गई है और यहाँ पे राज्यसभा की 384 सीटें रखी गई है। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी कवर किए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हैव अ बिगर लोकसभा एंड द राज्यसभा चैम्बर विद द लोअर house having a 888 seats, while the upper house will having the 384 seats। क्लियर। तो आपके लोअर हाउस में होंगी आपकी 888 सीट्स और अपर हाउस में होंगी 384 सीट्स। और पहले इसकी क्या स्ट्रेंथ थी, द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो करंटली आपकी जो अभी स्ट्रेंथ है वो 543 थी, और राज्यसभा की 245 थी। कम थी कैपेसिटी, अब इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो ये कैपेसिटी वाला पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट, द न्यू लोकसभा चैम्बर्स विल एबल टू एकोमोडेट 1224 मेंबर्स ड्यूरिंग अ ज्वाइंट सिटिंग अगर होती है तो 1224 मेंबर्स को एक साथ यहाँ पे एकोमोडेट किया जा सकता है ऑफ द पार्लियामेंट। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल नॉट हैव अ सेंट्रल हॉल अनलाइक द एग्जिस्टिंग में। जो सेंट्रल हॉल है अभी एग्जिस्टिंग में वो इसमें नहीं होगा। क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका। द न्यू बिल्डिंग विल हैव 17,000 स्क्वायर मीटर बिगर। पहले जो एग्जिस्टिंग थी वो उसका एरिया थोड़ा कम था, इससे आपका 17,000 स्क्वायर मीटर बिगर एरिया रहेगा इसका, bigger area than the old parliament building. The new building will incorporate indigenously architecture from the different parts of the country and the showcase cultural diversity। जैसे cultural diversity में यहाँ पे showcase रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया भी यहाँ पे थोड़ा बहुत थीम्स के बारे में बताया। तो इसमें जो लॉबी रहेगी वो शोकेस के फॉर्म में कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे। टाटा ग्रुप हैज won the contract for the construction of the new parliament building with a bid of 861.9 crore। क्लियर। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, टाटा ग्रुप्स आप लोग याद रखिए, टाटा ग्रुप्स हैव won the contract। क्लियर। चलिए देखते हैं न्यू हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। अगर हम लोग माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन्स के केस में क्या रहता है, जैसे हाइट कई बार माउंटेन्स की इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। इंक्रीज होती है माउंटेन्स की हाइट अगर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से, जैसे टेक्टोनिक प्लेट आपकी एक टेक्टोनिक प्लेट इस तरीके से, सेकंड आपकी इस तरीके से, और दो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस पे हैं एस्टेब्लिश हैं, और अगर इनके टेक्टोनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर एक के ऊपर एक टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा सा भी शिफ्ट होती है तो माउंटेन की हाइट इंक्रीज कर जाती है। जनरली इस तरीके से केस होते हैं। अगर अर्थक्वेक वगैरह आती हैं तो अर्थक्वेक की वजह से आपका ये टेक्टोनिक प्लेट्स फिर से रीसफल होंगे और आपकी हाइट रिड्यूस भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। तो डिफरेंट रीजन रहते हैं आपके टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स के और अर्थक्वेक की वजह से आपकी हाइट अप और डाउन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, आपकी लगभग 3 फीट हाइट इसकी बढ़ गई है। क्लियर। देखिए नेपाल एंड चाइना हैज अनाउंस्ड द रिवाइज्ड हाइट। नेपाल और चाइना ने अनाउंस्ड किया है रिवाइज्ड हाइट को ऑफ द माउंट एवरेस्ट एज अ 8848.86 मीटर। पहले इतनी थी आपकी इसकी हाइट, और न्यू हाइट सी 86 सेंटीमीटर मोर देन द प्रीवियस मेजरमेंट। जो प्रीवियस मेजरमेंट था वो 8848 मीटर थी इसकी हाइट। ठीक है। 8848 मीटर थी, अब इसकी बढ़ के थोड़ा सा बढ़ी है इसकी हाइट 3 फीट अप्रोक्सीमेट 86 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। क्लियर। द न्यू हाइट ऑफ 8 ये आपकी मीटर्स रिप्लेस बाय द लॉन्ग एसोसिएट विथ 88
148 meters height, which has been as per the measured carried out by सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया किया गया था 1954 में, तब इसकी हाइट आपकी ये थी आपकी। क्लियर। और आपकी 0.86 मीटर आपकी इंक्रीज हुई है। क्लियर। कॉमन डिक्लेरेशंस मीन दैट द टू कंट्रीज हैव सेड देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिफरेंस इन द ओपिनियन अबाउट द माउंटेन्स। इनकी ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंस रहा है, क्योंकि हाइट जो माउंटेन्स की हाइट, इस माउंटेन की हाइट जो क्लेम की गई है ये आपकी 844 मीटर जो क्लेम की गई वो चाइना के द्वारा, 847 मीटर ये आपकी नेपाल के द्वारा। देखो अपने में दोनों डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ 44 यहाँ पे 47 है। क्लियर। रिजॉल्विंग द 3 मीटर्स डिफरेंस, इन दोनों में 3 मीटर का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। रिजॉल्विंग दिस 3 मीटर्स डिफरेंस एट्रीब्यूट द चाइना कैलकुलेटिंग द रॉक हाइट। चाइना ने यहाँ पे रॉक हाइट्स के अंडरनेथ द स्नो, तो अंडरनेथ ऑफ द स्नो लिया है रॉक हाइट को, और नेपाल यूजिंग द स्नो हाइट which include the snow cap, और उसने यहाँ पे स्नो कैप को इंक्लूड किया है। was the aim of the joint project, और इस तरीके से joint project का एम था, दोनों ने आपस में लेके फिर इस तरीके से इनकी हाइट में डिफरेंस है। कॉमन कंक्लूजन इनका जो ऑफिशियल निकला है वो आपका 88,148.86 मीटर निकला है आपका। क्लियर। तो ये आप हाइट याद रख सकते हैं, और जो इंक्रीज हुआ है हाइट में 86 सेंटीमीटर का, ये भी याद रखिए। पीएम वानी द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Narendra Modi recently approved the setting up of the Wi-Fi network all over the India। ये आपका कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है कि सेटिंग अप द वाईफाई नेटवर्क्स ऑल ओवर द इंडिया में आपके वाईफाई नेटवर्क्स को सेटअप किया जाएगा। ये आपके पीएम वानी लोग हैं, द टैगलाइंस ऑफ द पीएम वानी देख सकते हैं यहाँ पे। द पब्लिक वाईफाई अक्रॉस द नेटवर्क इंटरफेस इज कॉल्ड द पीएम वानी। जो भी आपका पब्लिक इंटरफेस होगा वाईफाई से कनेक्ट करेंगे जो लोग भी, उसको पीएम वानी बोला जाएगा। द पीएम वानी विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द वाईफाई नेटवर्क्स इन द कंट्री। तो पीएम वानी के थ्रू क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ग्रोथ ऑफ द वाईफाई नेटवर्क्स इन द कंट्रीज। क्लियर। तो पीएम वानी जनरली क्या है आपका, ये आपका वाईफाई एक्सेस नेटवर्क होगा इंटरफेस, और जो पब्लिकली एक्सेसिबल रहेगा इसको हम बोलेंगे पीएम वानी। तो पब्लिक वाईफाई एक्सेस है आपका पीएम वानी। द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट पब्लिक वाईफाई सिंपल सा है, सर्विस थ्रू द पब्लिक डाटा ऑफ ऑफिस वीडियोस एंड द स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द कंट्रीज। क्लियर। तो पब्लिक वाईफाई एक्सेस है आपका ये पीएम वानी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जैसे आईओसीएल का आपकी रिसेंट आप लोग देख सकते हैं, आईओसीएल लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, यहाँ पे ऑक्टेन जो परसेंटेज था उसको 100% कर दिया गया है यहाँ पे। तो ऑब्वियस यहाँ पे फ्यूल ग्रेड्स काफी इंप्रूव हुआ है, बिल्कुल 100% कर दिया गया, ऑक्टेन नंबर को बढ़ा के यहाँ पे 100% कर दिया गया है। क्लियर। तो ब्रांडेड ये पहले बहुत प्रीमियम्स कंट्रीज में यूज किया जाता था, अब यहाँ पे इंडिया में भी आईओसीएल ने लॉन्च किया है। तो आईओसीएल ने अभी रिसेंटली 10 सिटीज में लॉन्च किया इसको, और प्लान कर रहा है वो सेकंड फेज में आपका 15 सिटी को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी लॉन्च किया जाएगा। तो आईओसीएल लॉन्चेस द इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। इसका आप लोग देख सकते हैं XP 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, ब्रांडेड है XP 100, और XP 100 के नाम से इसको ब्रांडेड किया जा रहा है। द प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल वाज लॉन्च across 10 cities by the धर्मेंद्र प्रधान। नाम याद रख लीजिए, थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, मे भी आपसे पूछ सकते हैं। वैसे इस तरीके की चीज नहीं पूछे जाएंगे, 100 XP से रिलेटेड तो चीजें पूछी जा सकती है आपसे, लेकिन ये नाम याद रख लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस। द इंडियन ऑयल plans to roll out XP 100 premium grade petrol in the 15 different cities across the country in 2 phases. Clear? So IOCL launches the India's first 100 octane premium petrol. Next देखते हैं India falls in the United States list of the currency manipulator। तो जो करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट है यूएसए ने आपको इंडिया को फिर से इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। इंडिया फॉल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स लिस्ट ऑफ द करेंसी मैनिपुलेटर। करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस अप्लाई होती हैं किसी कंट्री में, या फिर इस तरीके से अनफेयर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज लिए जाते हैं, कुल मिला के अनफेयर मीन्स के थ्रू अगर करेंसी के ट्रांजेक्शन किया जाता है यहाँ पे, अनफेयर मीन्स
एंगेजमेंट होते हैं, एंगेज रहती है यहाँ पे कोई भी कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट इसको करेंसी मैनिपुलेशन लिस्ट में इंक्लूड करता है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अगेन इंक्लूडेड इंडिया इन द इट्स monitoring list of the monitoring list of the country. These countries are with the potential of the currency manipulation अगर किया गया तब, and the questionable foreign exchange policy, अगर उन्हें questionable foreign exchange policies में कुछ ऐसी foreign exchange policy है जो questionable है, नहीं होना चाहिए, तब वो भी आपकी करेंसी मैनिपुलेशन में आ जाती है। क्लियर? तो इंडिया को रखा गया इस बार। द यूएस गवर्नमेंट नेम्स एज अगर हम बात करें करेंसी मैनिपुलेशन की, तो यहाँ पे सिंपल सी एक डेफिनेशन दी गई है, द यूएस गवर्नमेंट नेम एज द कंट्री, किसी भी कंट्री को यूएस गवर्नमेंट करेंसी मैनिपुलेटर बोल रही है तो किस बेसिस पे बोलेगी, कंट्री एज अ करेंसी मैनिपुलेटर इफ इट बिलीव दैट द कंट्री इज इंगेजिंग इन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंट्री आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तभी वो उसको यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेटर बोल सकती है यहाँ पे। क्लियर? इन द सिंपल वर्ड, द कंट्री इज आर्टिफिशियली लोअरिंग इट्स वैल्यू टू गेन अनफेयर एडवांटेजेस ओवर द यूएस। ठीक है? तो उस तरीके से करेंसी मैनिपुलेशन करके करते हैं, आर्टिफिशियली अपने पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू लोअरिंग करके वो अनफेयर एडवांटेजेस गेन करते हैं ओवर द यूएस। चलिए देखते हैं डाक पे। डाक से आपको समझ में आ रहा हो कि आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा, आपका ये इंडियन पोस्ट के थ्रू आपका ये लॉन्च किया होगा। द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB and the Department of the Post DOP launches a digital payment application called the डाक पे। क्लियर? तो आपको ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए व्हाट इज द डाक पे। तो आपका ये एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट के थ्रू ऑन 15 दिसंबर 2020। और मेन टारगेट क्या है? द मेन टारगेट ऑफ दिस इज टू प्रोवाइड अ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन द लास्ट माइल ऑफ द इंडिया, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, आपसे पूछा जाएगा कि डाक पे किसके थ्रू लॉन्च किया गया है। तो आपको ये दो नाम आपको पता होने चाहिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे दोनों पोस्ट आ रही है और डाक पे भी आ रहा है, तो थोड़ा आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। द एप्लीकेशन वाज लॉन्च बाय द रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर आपकी रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है आपका ये, और ये आपके मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर आपकी। क्लियर? द एप्लीकेशन डाक पे विल प्रोवाइड DOP and the IPPB customer with convenient digital transaction and other banking and the postal services। क्लियर? तो ये जो आपका एप्लीकेशन है डाक पे, ये आपको प्रोवाइड करेगा किसको? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो भी कस्टमर हैं, इनके जो भी कस्टमर उनको कन्वीनियंटली डिजिटल ट्रांजेक्शन और अदर बैंकिंग फैसिलिटीज एंड द पोस्टल सर्विसेज ये सारी प्रोवाइड की जाएंगी डाक पे के थ्रू। क्लियर? वो सिंपल से आप लोग चीजें थोड़ा रिलेट करके याद करिए, चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। नीति आयोग, चलिए नीति आयोग का देख लेते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, इन फ्यूचर भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। नीति आयोग रिलीज अ वाइट पेपर that a vision 2035 public health surveillance in India। white paper vision 2035 public health surveillance in India, ये आपका है। it is the constitution of the work in the health and system strengthening। ये आपका रिलीज किया गया इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंटेशन जो आपका स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा हेल्थ सिस्टम्स को। The vision of this white paper is to make India's public health surveillance system more responsive and predictive to enhance the preparedness for action at all levels। तो हर एक लेवल से यहाँ पे बात की जा रही है आपकी प्राइमरी लेवल की, सेकेंडरी लेवल की और टर्सरी लेवल की। यहाँ पे हर एक लेवल पे जो भी आपकी हेल्थ सिस्टम है उसको इंश्योर किया जाए इन रिस्पेक्ट टू प्रिडिक्ट और इंश्योर किया जाए इसकी प्रिपेयर्डनेस किस बेस पे होना चाहिए और सर्विलियंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके हम लोग। व्हाइट पेपर laid out India's vision 2035 to public health surveillance through the integration of the three-tier public health system into the Ayush Bharat।
तो ये बहुत सिंपल सा है व्हाइट पेपर लेआउट विजन 2035 वो पब्लिक हेल्थ की सर्विलेंस के लिए है, क्लियर, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए है, और एक चीज इंश्योर करने के लिए किस तरीके से आपकी प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्शन ऑफ दी ऑल लेवल्स। ऑल 3 टायर सिस्टम यहाँ पे लेवल बताया भी है। 3 टायर लेवल सिस्टम में आपकी चीजें होती है। फर्स्ट रहेगा आपका प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में आपके आएंगे जैसे हेल्थ सेंटर्स हैं, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सारी चीजें आपकी या सब सेंटर्स हैं वो आपके प्राइमरी लेवल्स पे आते हैं। और सेकेंडरी लेवल पे आपकी चीजें आएंगी आपके जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, थोड़ा लेवल का इम्प्रूव हो जाता है प्राइमरी के अकॉर्डिंग। और ये टर्सरी लेवल पे आते हैं आपके जैसे रीजनल हॉस्पिटल हैं, आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सारी चीजें आ जाती है। तो हर एक लेवल पे इनको सर्विलेंस प्रोवाइड की जाएगी और एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम प्रिपेयर किया जाएगा, क्लियर। नीति आयोग रिलीज ऑफ व्हाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। हेल्थ सर्विलेंस भी की जाएगी और प्रॉपर और प्रिपेयर्डनेस फॉर द एक्शन ऑफ द ऑल लेवल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं आपके, इनको टू द पॉइंट आप लोग चीज याद करेंगे क्लियर। जैसे आपके है ग्वालियर एंड ओरछा इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट। इन दोनों सिटीज को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे हिस्टोरिकल 4 सिटीज यहाँ आपकी है एमपी में, ग्वालियर और ओरछा इन मध्य प्रदेश हैव बीन included in the list of the UNESCO World Heritage Cities under the World Heritage City प्रोग्राम जो हुआ था आपका भी, उसमें इन दोनों को इंक्लूड कर लिया गया, ग्वालियर और ओरछा को आपका ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंक्लूड किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखिए इसमें। जैसे आपका नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको ये पूछा जाएगा। इंडिया फर्स्ट है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ये आपका है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी इन द टाइगर रिजर्व हैज बीन लॉन्च्ड इन द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपका ये स्टार्ट कर दिया गया है हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी। तो इंडिया का ये फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी है आपका। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये आपका हैदराबाद में है, और नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद विथ इट्स स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर, उनके वर्किंग प्रोसीजर है नेहरू जूलॉजिकल पार्क में काफी स्टैंडर्ड रहे हैं। तो स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर की वजह से हैज एक्वायर ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द ASCV UK। इनको क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है। ISO 2015 ISO सर्टिफाइड किया गया है इसको। ये आपका फर्स्ट है आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसको इस तरीके से सर्टिफाइड किया गया है, ISO मैनेजमेंट सर्टिफिकेट दिया गया है इसको, क्लियर, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। द हैदराबाद जू हैज बिकम द फर्स्ट जू इन द कंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू रिसीव दिस सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट रिलेटेड आपका क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट आपका ये, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटल पार्क परागण पार्क, इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन डेवलप्ड इन द हल्द्वानी इन नैनीताल। ये नाम याद रखिए आपको, कहाँ पे आपका इंडिया फर्स्ट है, काफी चीजें यहाँ पे इंडिया फर्स्ट है इस बार दिसंबर 2020 करंट अफेयर्स में इंक्लूड की गई हैं, तुमको याद रखिए आप लोग। हल्द्वानी इन नैनीताल पॉलिनेटिकल पार्क यहाँ पे आपका ऑफ दिस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। The objective of the park is to conserve various political species and the create awareness about this। और एक तरीके का आपका ये रिसर्च सेंटर टाइप का रहेगा आपका इन द फील्ड ऑफ पॉलिनेशन पार्क। चलिए देखते हैं नॉर्वे साइन MOU विथ क्लीन गंगा मिशन इन इंडिया। नॉर्वे ने साइन किया, नॉर्वे की आपकी एजेंसी आपका ये नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च NIBIO has signed an agreement with the Clean Ganga Mission for development of the sludge management of the framework of the India। आपका sludge management framework of India रहेगा क्लीन गंगा इम्प्रूव के लिए
वो आपका नॉर्वे के थ्रू MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द एग्रीमेंट वाज साइंड ड्यूरिंग द इंडियाज वाटर इम्पैक्ट 2020 समिट। वाटर इम्पैक्ट 2000 समिट में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी सेटअप इन द गुजरात। आप ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट आ गया, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी जो आपकी सेटअप की जा रही है गुजरात में। देखिए इंडिया में आपका लिथियम नहीं मिलता है यहाँ पे, तो लिथियम को इम्पोर्ट किया जाता है यहाँ पे, क्लियर। तो ये इम्पोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, और उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट करने के बाद लिथियम और आता है यहाँ पे, और ओर को रिफाइन करके यहाँ पे लिथियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे लिथियम के लिए बैटरीज में यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन से आईसी इंजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है इंडिया। तो उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए यहाँ पे बैटरीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और बैटरीज को के लिए यहाँ पे लिथियम रिक्वायर्ड। तो इसके लिए आपकी इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी सेटअप इन गुजरात में सेटअप किया जाएगा। द फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया विल सून बी सेटअप इन द गुजरात। बहुत जल्दी आपकी गुजरात में सेटअप कर जाएगी टू बूस्ट द नेशंस एफर्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन आने वाला था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाले थे, उसके लिए द रिफाइनरी विल प्रोसेस लिथियम ओर टू प्रोड्यूस बैटरी ग्रेड मटेरियल। जो बैटरी ग्रेड मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपका लिथियम ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्लियर। द लिथियम ओर विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड द प्रोसेस इन दिस रिफाइनरी, और ये प्रोसेस्ड किया जाएगा इन दिस रिफाइनरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है आपका। लक्षद्वीप नाम याद रखिए आप लोग, लक्षद्वीप डिक्लेयर एज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम द 100% ऑर्गेनिक। फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट क्या थी आपकी? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट थी आपकी सिक्किम, 2016 में आपका डिक्लेयर किया था। अर्लियर इन 2016 सिक्किम बिकम द इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। यहाँ पे किसी फर्टिलाइजर वगैरह का या फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह का यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, पूरे 100% ऑर्गेनिक का यूज करते हैं। आप ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स और जो भी आपका यूज कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग, वो 100% ऑर्गेनिक ही रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे सिक्किम में यूज हो रहा था, अभी 100% ऑर्गेनिक आपका ये हो गया। लक्षद्वीप डिक्लेयर एज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लेयर्ड लक्षद्वीप एज इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। लक्षद्वीप now become 100% organic union territory. Renewable energy park in Kutch, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग याद रखिए। तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनने वाला है आपका यहाँ पे कच्छ में, ये आपका दक्षिण गुजरात में डेवलप होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विद द कैपेसिटी ऑफ जनरेट 30 गीगावाट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें, सोलर का भी और यहाँ पे विंड एनर्जी का भी कॉम्बिनेशन रहेगा, और ये जनरेट करेगा 30 गीगावाट ऑफ एनर्जी, जो आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बिहार। फर्स्ट टाइम आपका फर्स्ट एवर बिहार फर्स्ट एवर माइग्रेटरी बर्ड्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया बिहार में। आपका जो माइग्रेंट बर्ड्स आते थे यहाँ पे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंस प्रोवाइड कराने के लिए और उनको और उस जगह पर रखने के लिए इस तरीके की फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया है, और उनके लिए वर्क किया जा रहा है यहाँ पे। फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होस्टिंग दिस फेस्टिवल इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइग्रेंट बर्ड्स। तो इस तरीके अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए माइग्रेंट बर्ड्स के लेके बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, नाम याद रखिए आप लोग, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट टाइम आपका ये फर्स्ट एवर माइग्रेंट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, क्लियर। योगासना को भी यहाँ पे आप देखिए, योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया। योगासना आपका कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट होगा इन इंडिया में। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस recognition is to spread awareness about the yoga and its advantages to the people। योगा के नो डाउट काफी सारे एडवांटेज हैं, और इस एडवांटेज को पीपल्स में अवेयरनेस पहुंचे, इसलिए यहाँ पे योगासना को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के फॉर्म में अप्रूवल दे दिया गया आपका यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट रहेगा आपका, और योगासना विल बी इंट्रोड्यूस एज अ स्पोर्ट डिसिप्लिन इन द खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया में भी इसको इंक्लूड किया गया। और सोर्सेस है कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे दिसंबर 2020 की मैंने सारे कवर किए यहाँ पे।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग जनरल स्टडी पढ़िए, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़िए। कहीं भी किसी भी स्टेज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं आप लोग। तो आपके हर एक स्टेज पे मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे। तो आपको हर एक स्टेज पे हेल्प दी जाएगी। टारगेट आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। टू द पॉइंट्स आपको अगर इंग्लिश सबसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और गेट की प्रिपरेशन भी करनी है तो आप लोग टारगेट आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।